हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग पॉलिटी का बेसिक क्लास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी बच्चों की डिमांड थी कि जीके स्टार्ट किया जाए, तो ये जीके का मैं पहले आपको पॉलिटी जो सेशन है उसका सिलेबस बताता हूँ, जो कि मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। बेसिक लेक्चर ऑलरेडी थे हमारे पास, कोई इशू नहीं। इसका जो बेसिक एक दो लेक्चर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, प्लस आपको सब कुछ स्टार्टिंग से लास्ट तक नया पढ़ाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो कोर्स है ये किस किस को कवर अप करने वाला है, किस किस एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे जितने भी आपके जेके पीके कांस्टेबल के या वाटर बटालियन के पॉलिटी के सिलेबस में है, तो ये पूरा उसको कवर अप करेगा। उसके बाद दूसरी चीज कि हम इसको और कहाँ किसके लिए पढ़ सकते हैं। एसएससी के जो एग्जाम होते हैं, लाइक एसएससी जीडी होता है, एमटीएस का पेपर होता है, एलडीसी का पेपर होता है, तो ये सारे 12th लेवल तक हैं। मीन्स कि 12th लेवल तक कोई भी एग्जाम में जिसमें पॉलिटी होगी वो आप यहाँ से कंप्लीट पढ़ सकते हो, ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा। उसके बाद ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा रेलवेज के एग्जाम के लिए। देन आफ्टर डेट आप इसको जीके एसएसबी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे क्लास 4th का एग्जाम हुआ था, फॉरेस्ट गार्ड का होगा, ठीक है, जिसमें भी ये पॉलिटी है उन सब के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस का टेस्ट दे रहे हो, एंट्रेंस जैसे मान लो आपको एमए करनी है पॉलिटी में, तो उससे पहले आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसको हम लोग टारगेट करने वाले हैं। सबसे पहली बात, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा आपको उसके नोट्स बनाने हैं। बाकी इसके नोट्स हम लोग पेड बैच में प्रोवाइड कर देंगे, जो भी पढ़ा रहे हैं वो एज इट इज आपको नोट्स भी मिल जाएगा, लेकिन आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा विद एमसीक्यूज। एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि आपको जीके एसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर भी बताने हैं, एसएससी वाले भी जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद इसका सिलेबस क्या है, एक तो हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है इसका, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। फिर उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर इसके फीचर क्या है, इसको कहाँ कहाँ से हमने बोरो किया, कैसे इसको बनाया, वो पढ़ेंगे। ये बेसिक क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद हमें प्रियम्बल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद जितने भी शेड्यूल्स होते हैं, जो 12 शेड्यूल हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानना में। अच्छा, इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट क्या क्या। देखो, ये हम लोग सिर्फ आर्टिकल थोड़ा थोड़ा समझेंगे और जो इंपॉर्टेंट बात है वो बता देंगे। फंडामेंटल राइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी है, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, यहाँ से सब कुछ आएगा, जिसमें आपके प्रेसिडेंट लेके प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कुछ इसमें आ जाएगा, वो पढ़ेंगे। फिर हम अदर बॉडीज को थोड़ा सा जान लेंगे। तो ये ओवरऑल कुछ सिलेबस है नॉर्मल जो हमें पढ़ना है। तो हम पहले वही टॉपिक को हिट करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जेके एसएसबी स्पेशली जो जिस टॉपिक को टारगेट करती है। जैसे वो फंडामेंटल राइट्स हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हो गया, ये टॉपिक कुछ ऐसे होते हैं, प्रियम्बल हो गया और ये बेसिक हो गया, ये तो सब में होता ही होता है, ये कॉमन टॉपिक है। तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ आपको मिलेगा बेसिक, जिसमें आपको पॉलिटी की थोड़ी सी स्ट्रक्चर समझाया जाएगा, पॉलिटी में और कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क क्या होता है, किस तरीके से पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, किस तरीके से उसको डिजाइन किया गया। फिर धीरे धीरे हम उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वगैरह सब कुछ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये एज अ डेमो आप समझ सकते हो। तो पहले आपको समझना, पढ़ना है, आराम से कॉपी बनानी है, सब कुछ आपको करवाया जाएगा। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है। बच्चों को लगता है ये एक ही चीज़ है, लेकिन गाइस एक नहीं है। दोनों में फ़र्क क्या है, ये छोटा सा मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, देन आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, ये बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि जो भी आपका एक रूल्स और प्रोविज़न जो भी दिए गए हैं, जिसके बेस के ऊपर कंट्री को गवर्न किया जाता है, इट मीन्स कि कंट्री को चलाया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा, वो एक जो पूरा बुक में जहाँ लिखे हुए हैं उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। आप चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हो, आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ दोज रूल्स एंड प्रोविजंस on the basis of which
ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंट्री इज गवर्न, अ कंट्री इज गवर्न। आप कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हो? आप बोलते हो ऐसा कोई भी रूल्स और प्रोविजन जो बनाए गए हैं, जो जहां पे लिखे हुए एक जगह कलेक्शन की हुई है, जिसके बेस के ऊपर एक कंट्री को गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो ये हो गया। अगर हम बात करें गाइस पॉलिटी क्या चीज है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटी? तो पॉलिटी का मतलब है, आप बोल सकते हो, मैं आपको एग्जांपल से भी समझाता हूं, आप बोल सकते हो अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन का अप्लाइड फॉर्म क्या है, उसको बोलते हैं पॉलिटी। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करना। देखो, जैसे मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया, मैंने बोला आर्टिकल 17 क्या कहता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करके बता रहा हूं कि ये दोनों में फर्क क्या है। देखो आईएएस के सिलेबस देखो, स्टेट पीसीएस के सिलेबस देखो, वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलग से दिया हुआ है, पॉलिटी अलग से दिया हुआ है। अब बच्चों को कुछ क्वेश्चन आता है, वो लगता है कि बाहर से आ गया, वो बाहर से नहीं होता, बेसिकली पॉलिटी होती है। वो मैं बताता हूँ कैसे बनती है। जैसे आर्टिकल 17 बोलता है अनटचेबिलिटी शैल बी पनिशेबल। जो अनटचेबिलिटी है वो क्या है, एक क्राइम है जिसके तहत आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो इसको हम गाइस बोलेंगे, ये एक किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। लेकिन किस टाइप की पनिशमेंट होगी ये तो नहीं लिखा हुआ। तो ये क्या होगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, जिसका भी मैटर होगा वो डिसाइड करेगा कि भैया पनिशमेंट कैसी होगी। उसको फांसी की सजा दी जाएगी, या उसको उम्र कैद दी जाएगी, 4 साल की दी जाएगी, या उसको कुछ फाइन भर के छोड़ दिया जाएगा। तो इन सब के लिए पनिशमेंट कैसा होगा वो अकॉर्डिंग टू क्राइम डिसाइड किया जाएगा। वो कैसे पता चलेगा, आप बोल सकते हो व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट। तो वो क्या है आपकी पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी के तहत आप देखोगे कि पनिशमेंट कैसे मिली। उसके लिए अलग अलग एक्ट बनते हैं टाइम टू टाइम, इसमें बहुत सारे एक्ट बनते जाते हैं। कोई चीज़ अगर मान लो कोई केस आता है, उस केस में कुछ नई चीज़ें आती हैं, उस केस के ऊपर फिर नया अमेंडमेंट करके नए एक्ट बनाए जाते हैं। सो पॉलिटी क्या चीज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा सीधा लिखा हुआ है वो है आपका आर्टिकल्स के तहत जो भी लिखा वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन उसको आगे इलेबोरेट किया गया, एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई, क्योंकि हर एक चीज़ आप इससे नहीं कर सकते। आपने बोला कि भाई पनिशमेंट होगी अनटचेबिलिटी, लेकिन पनिशमेंट कैसी देनी है आपको, वो डिपेंड करेगा ना कि ये क्राइम कैसा है, उस क्राइम का लेवल क्या है। तो वो डिसाइड करेगा जो भी कोर्ट वगैरह, जो भी आपकी डेफिनेट कोई भी अथॉरिटी होगी, जो भी इसका डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होगी वो लेगी, वो होगी आपकी पॉलिटी। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स या प्रोविजंस है जिसके बेस पे कंट्री चलाई जाती है। लेकिन पॉलिटी क्या है, उसकी अप्लाइड फॉर्म है, उसको अप्लाइड किस प्रकार करना है, डेट इज कॉल्ड पॉलिटी। तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। आई होप कि ये आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, एक्चुअली मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को किस प्रकार बनाया है, उसमें कैसे कैसे डिवाइड करके कौन सी चीज़ें कैसे लिखी हैं, किसको पार्ट्स में लिखा, किसको आर्टिकल में लिखा, किसको क्लॉज में लिखा, किसको सब क्लॉज में लिखा, कौन क्या शेड्यूल होते हैं, कैसे इसको हम लोग क्यों बनाया ये। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट सीखना है उसका बेसिक इतना अच्छे से समझ लो ताकि आपको वो सब्जेक्ट में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। देखो जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो प्रियम्बल बेसिकली पूरे की पूरी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ है। वहाँ पे आपको उसकी पूरी समरी मिल जाएगी, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे कि क्या है पॉलिटी, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों बनाई गई, क्या है इसका मोटिव है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो वो चीज़ें होती हैं अगर आप बेसिक से चीज़ों को समझोगे।
तो उसको समझने के लिए आपको यहाँ पे कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिसका आपको मीनिंग को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट लिखिए आप, अभी हेडिंग दीजिए, इंस्टीट्यूशन कैसे कैसे हैं इंडिया में, इंस्टीट्यूशन कैसे कैसे हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब जिससे हम कंट्री चला रहे हैं। देखो वो 3 ही तरीके से हो सकते हैं, ये थोड़े थोड़े आपको आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड बार बार जब बीच में आएंगे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन या तो बनाया गया होगा कॉन्स्टिट्यूशनल, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। अगर ये भी नहीं हुआ तो वो हो सकता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, वो हो सकता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। अब इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है वो इंस्टीट्यूट, या वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। तो इंस्टीट्यूशन मैंने बताया 3 टाइप के हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ ऐसी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बताओ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा भी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा भी है। जैसे मैं बोलता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट बनाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको पता है ये आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसका मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे मैं बोल सकता हूँ फाइनेंशियल, आपका फाइनेंशियल कमीशन है, जैसे फाइनेंशियल कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का एक फाइनेंशियल कमीशन भी है, वो आर्टिकल 280 के अंदर लिखा गया, डेट मीन्स इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे नेशनल कमीशन फॉर एसटी एससी, इनके लिए बनाए गए हैं, ये सारे क्या हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। तो आप कह सकते हो वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे इंस्टीट्यूट जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, आर्टिकल के तहत लिखे गए हैं, वो सारे होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा सर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन से होंगे? भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन से हो सकते हैं, चलिए इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं एक छोटी सी। जैसे आप फॉर एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे आपको पता है नक्सल्स हैं, जो नक्सलबाजी हैं, इनके भी एक क्या है, पूरी कम्युनिटी बनाई हुई इन लोगों ने। तो ये क्या है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सबको पता फैक्ट है, ये है। जैसे आप बात कर सकते हो उल्फा के बारे में, सुना होगा आपने उल्फा के बारे में। उल्फा की फुल फॉर्म भी लिख देता हूं मैं, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो ये क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया कि ऐसा भी कुछ होगा। तो ये क्या है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है। लेकिन ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को नहीं पता होता कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या आता है। मैं आपको एक बात बताऊं गाइज, आप जो भी कुछ पढ़ने वाले हो, आप पूरी लाइफ इसको भूल नहीं पाओगे कि पॉलिटी का मेन मतलब क्या था। मतलब कि इसको आप अपने साथ रिलेट करके पढ़ने वाले हो। एक एक मैं सिंपल मीनिंग आपको क्यों बता रहा हूँ चीज़ों के, क्योंकि पॉलिटी के बीच में वर्ड्स आते हैं जो आप समझ ही नहीं पाते हो, आप उसको समझ ही नहीं पाते हो। इसलिए मैं आपको एक एक वर्ड एक्सप्लेन करके ए से जेड हर एक चीज़ बताऊंगा, ताकि आप लोग एमसीक्यूज तो कर ही पाओ। और कोई भी चीज़ जब पढ़ते हो ना गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सीखने के लिए पढ़ो। और आपको पता है पॉलिटी तो चल रही है आपके आगे पीछे पॉलिटी, तो इसको सीखो, समझ आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन तो अपने आप निकलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हो तो उसमें आपको ना तो इंटरेस्ट बनेगा, ना ही आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा है, ये एग्जाम्पल में पूछा भी जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी है। अगर मैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करूं तो इसमें 2 तरह की बॉडी आती हैं। जैसे एक आएगी
स्टैट्यूटरी और दूसरी आएगी एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, इसमें दो तरह की बॉडी आएंगी, ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब दोनों में क्या डिफरेंस है सर? अब स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है और एग्जीक्यूटिव कौन सी है, चलिए इसके बारे में बताता हूँ। जैसे मैं बात बोलूँ कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, चलिए इन दोनों को अलग अलग बताता हूँ। मैं दोनों की डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, यहाँ से आगे इस दोनों की डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। जैसे इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, चलिए आप भी लिख लीजिए एक बार डेफिनेशन ताकि थोड़ा समझ आ जाए। तो ये कौन सी होती है, आप बोल सकते हो वो वाली बॉडी which has been created by act of parliament, जिसको पार्लियामेंट में पास करके बनाया गया, जिसको लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया हो। और लेजिस्लेचर क्या होता है आपको पता है, लोकसभा राज्यसभा सब, ठीक है, जो कानून बनाता है। जैसे मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो गाइस, जैसे आप बोल सकते हो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, क्या बोल सकते हो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर कौन सी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो मैंने क्या बताया कि स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी जिसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया। इट मीन्स कि वो पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना के उसको बनाया गया। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये कौन सी बॉडी है, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, इसको खुद बनाया गया है। कौन बनाएगा इसको, पार्लियामेंट बनाएगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया। और ये वाली वो बॉडी होती है, मैं बोल सकता हूं, इसके लिए मैं बोल सकता हूं विच has been created by an order of president और गवर्नर। ऐसी कोई भी बॉडी, एग्जीक्यूटिव कौन सी, ऐसी कोई भी बॉडी जिसको प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। तो नीति आयोग कौन बनाता है, आपके जितने भी एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर वगैरह होते हैं ये मिलके बनाते हैं। इसका हेड कौन होता है नीति आयोग का, प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये कौन सी बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको प्रेसिडेंट साइन करता है या गवर्नर साइन करता है। और पार्लियामेंट में जो एक्ट बन के, जैसे आपको पता है नीति आयोग बनता है, तो उसको आपका कौन बनाता है, प्रधानमंत्री सारा कुछ कमेटी डिसाइड करके पूरा, और उसको प्रेसिडेंट के द्वारा सैंक्शन करवा के ये नीति आयोग बन जाता है, जिसको पहले प्लानिंग कमीशन बोला जाता था। और स्टैट्यूटरी कौन सी होती है, जिसको आप कानून लेके आते हो, उसको कायदा पास करते हो पार्लियामेंट में, फिर जाके ये बॉडी बनती है। तो ये तो होगी बात आपकी इंस्टीट्यूशन कैसे कैसे हो सकते हैं, जहाँ तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बन सकते हैं, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं, या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं जैसे आप जो भी आर्टिकल के तहत लिखी हुई चीज़ें वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के बिना देखे समझे अपने आप बना दिया गया, जो गैर कानूनी है, जैसे नक्सल्स हो गया, उल्फा वगैरह हो गई। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टैट्यूटरी बॉडी आएगी और एग्जीक्यूटिव आएगी। स्टैट्यूटरी वो सारे के सारे बॉडी जिसको बनाने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, कानून लेके पास किया गया। और एग्जीक्यूटिव वो होगा जिसको प्रेसिडेंट या गवर्नर के साइन के बाद बना दिया जाता है, ठीक है, उसके लिए आपका कानून लेके नहीं आया जाता। तो ये छोटी सी बात मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी, एंड होपफुली कि आप मेरी बात यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने देख लिया क्या होता है, उसके अंदर पार्ट्स क्या हैं, चैप्टर क्या है, आर्टिकल्स क्या है, क्लॉज क्या है, सब क्लॉज क्या है, शेड्यूल क्या है, ये सब कुछ हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ताकि आप लोगों को आगे कॉन्स्टिट्यूशन समझ आना स्टार्ट हो जाए, ताकि आपको दिक्कत ना आए कि कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ क्या है, कैसे बनाया गया इसको, ठीक है। अगर हम बात करें
कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ऑलरेडी डन कर दी हमने। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बता दिया एक ऐसी रूल्स एंड प्रोविजन जिसके बेस पे कंट्री को चलाया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ विच वह कंट्री इज गवर्नड। अब इसके बाद आता है इसके कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा हो गया, एक बुक पूरी किताब होगी। फिर इसके अंदर सबसे पहले लिखे जाते हैं पार्ट्स, सबसे पहले लिखे जाते हैं पार्ट्स। क्योंकि देखो होता क्या बेसिकली, आपको पता है कि ओरिजिनली आपके 395 आर्टिकल्स बनाए गए। अब मान लीजिए हमें कोई चीज़ के बारे में ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि भाई इसके लिए हमें किस लॉ को पढ़ना पड़ेगा कोई भी काम करने के लिए, तो आप सारी बुक को एक एक आर्टिकल तो चेक नहीं कर सकते। अब इसने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसने क्या किया, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग डिवाइड कर दिया कि अगर आपको कोई भी चीज़ फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग ढूंढनी है तो आप पार्ट नंबर 3 में 4 में इसमें जाइए। अगर आपको देखना है कि यूनियन के बारे में, सेंटर के बारे में कुछ भी चीज़ पढ़नी है, राज्यसभा लोकसभा पढ़ना है, तो आप लोग ये वाले पार्ट पे जाइए। अगर आपको पढ़ना है स्टेट के बारे में, इस पार्ट में जाइए। अगर आपको इलेक्शन के बारे में पढ़ना है तो इस पार्ट में जाइए। तो मीन्स कि अलग अलग पार्ट्स में चीज़ों को डिवाइड किया गया, अलग अलग पार्ट्स में चीज़ों को डिवाइड किया गया। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ, मान लीजिए आपको पढ़ना है यूनियन गवर्नमेंट के, आपको पढ़ना है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट का ये वाला रूल्स क्या कहता है। तो आप एक एक आर्टिकल को चेक नहीं करोगे, क्योंकि ये क्या है, बहुत बड़ा है। ये क्या है, ये देखो यूनियन गवर्नमेंट कुछ छोटी चीज़ नहीं है, ये क्या है, वेरी लेंथी है, जहाँ बोल सकते हो वेरी वास्ट है, ये बहुत बड़ी है। तो इसको आप छोटे छोटे पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते। इसको आप क्या करोगे, इसको आप छोटे छोटे आर्टिकल में तो नहीं बांट सकते। इसलिए हमने क्या किया, हमने अलग अलग पार्ट्स बना दिए। हमने क्या किया, इसको एक पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको हमने क्या किया, जो बहुत बड़ा होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लोग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जो बहुत बड़ी चीज़ होगी इसको हम लोग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब सेंटर में आपको पता है कितना कुछ आता है। सेंटर के अंदर आपका प्रधानमंत्री आता है, प्रेसिडेंट आता है, जुडिशरी आती है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब कुछ सेंटर के अंदर आता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने क्या किया, एक पूरा पार्ट बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट में, बड़ी बड़ी चीज़ों को अलग अलग पार्ट में बांट दिया। अब इन पार्ट्स को हमने दोबारा क्या किया, डिवाइड किया, फर्दर इसको डिवाइड किया। इसके अंदर भी जो चीज़ें बड़ी बड़ी बनी उसको हमने नाम दिया क्या, चैप्टर। उसको हमने नाम दिया क्या, चैप्टर। जैसे आपको पता है चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, अलग अलग। इसमें भी हमने क्या रखे, बाद में इसको चैप्टर का नाम दे दिया। ठीक है। लेकिन हर एक पार्ट के चैप्टर नहीं होते। जैसे आप देख लो पार्ट 1, अगर हम पार्ट 1 की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, इसमें 9 चैप्टर, इसमें अलग अलग चैप्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। पार्ट 1 इतना बड़ा है ही नहीं कि हमें अलग अलग चैप्टर बनाने पड़े। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट बहुत बड़ा टॉपिक था, जिसमें आपका लोकसभा आता था, लोकसभा को अलग चैप्टर में लिख दिया, राज्यसभा अलग चैप्टर, तो इसको चैप्टर वाइज भी डिवाइड कर दिया। इसका मतलब सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद पार्ट्स क्या होते हैं, सर हमने क्या किया, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब उस पार्ट्स के अंदर भी कोई चीज़ अगर बड़ी आती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं, चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद बात आती है कि चैप्टर तो पता चल गया, अब चैप्टर के बाद इसको फिर से डिवाइड किया जाएगा, किसमें, इसको फर्दर डिवाइड किया जाएगा आर्टिकल में। जैसे आपको पता है, मान लीजिए चैप्टर, हर एक के अंदर चैप्टर 1 होगा। मान लीजिए किसी के अंदर चैप्टर 1 आ गया, पार्ट नंबर 5 में हमने बात की चैप्टर नंबर 1 की, तो पार्ट 5 बहुत बड़ा है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है। अब चैप्टर 1 में हमने लिखा, मान लीजिए किसके बारे में लिखा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में लिखा। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में 52 आर्टिकल में लिखा गया, 53 में भी लिखा गया, 54 में लिखा गया कि भाई एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये इतने आर्टिकल के तहत अपनी ओथ लेगा, अपना रेजिग्नेशन किसको देगा। तो इसमें अलग अलग हमने आर्टिकल में इसको बांट दिया। तो आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने सबसे पहले पार्ट्स में डिवाइड किया, ताकि हमें कोई चीज़ ढूंढनी हो तो हम सीधा उस पार्ट को खोलें कि हमें क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, स्टेट चाहिए, कमीशन चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्शन कमीशन या क्या चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, जो भी है आपको सीधा पार्ट में चले जाना है।
फिर पार्ट भी अगर छोटा हुआ तो आप पढ़ लोगे, अगर ज़्यादा बड़ा हुआ तो उसको आगे हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर में डिवाइड कर देंगे। और चैप्टर के अंदर भी अगर चैप्टर बड़े हुए देन उसको हम डिवाइड करेंगे किस में, उसको हम डिवाइड करेंगे आर्टिकल के अंदर। आप देखते हो कि आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल हैं, ठीक है, तो आर्टिकल हो गया। अब आर्टिकल तक आप समझ पाए बात को। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग गाइस, इसके आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल के बाद हम इसको किस में फर्दर डिवाइड करने वाले हैं। अब आर्टिकल को हम लोग फिर से डिवाइड करने वाले हैं आगे किस में, आर्टिकल के बाद आती हैं गाइस क्लॉज। क्या आती हैं, क्लॉज। अब देखिए क्लॉज में बहुत बड़ा कंफ्यूजन, बच्चों को क्लॉज में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक पार्ट को कैसे समझ सकते हैं। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बोला 39A B, आपको पता अलग अलग इसके इस तरह से अलग अलग क्लास हैं, ठीक है, आगे इस तरह से क्लास लिखे हैं, और एक लिखा हुआ है 39A। अब आप मुझे बताइए दोनों में फर्क क्या है, इसमें कौन आर्टिकल है कौन क्लॉज है। इस 39A को क्या बोलोगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है लाइवलीहुड के बारे में लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है इक्वल जस्टिस। क्या होना चाहिए, इक्वल जस्टिस, सबके साथ बराबर जस्टिस होना चाहिए। तो दोनों में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा, इक्वल जस्टिस फाउंड इन, मैंने बोला इक्वल जस्टिस कहाँ मिलता है, ऑप्शन में दिया आपको, पहला ऑप्शन दिया किसी ने 39A में मिलता है सर, विद इन ब्रैकेट। सेकंड बोला कि आर्टिकल 40 में, थर्ड बोला आर्टिकल 41 में, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया आपको 39A। अब आपको पता है इक्वल जस्टिस एक आर्टिकल है। एक चीज यहां पे मैं लिखवा रहा हूं, यहां पे नोट करके लिख लेना, नोट करके, ठीक है, मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, साइड पे लिखवाता हूं मैं नोट करके। अगर कोई चीज विदाउट ब्रैकेट लिखी है, अगर आप बोल सकते हो कुछ भी लिखा है, समथिंग विद इन ब्रैकेट, अगर कोई चीज ब्रैकेट के अंदर लिखी है, जैसे यहां पे देखो 39 विद इन ब्रैकेट A, 39 विद इन ब्रैकेट B, तो इसका मतलब है इट इज नॉट एन आर्टिकल। इसका मतलब ये आर्टिकल नहीं है, तो क्या है, इट इज अ क्लॉज। ये क्या है, क्लॉज। तो कॉन्सेप्ट वही है कि कोई चीज बड़ी हो जाए, उसको अगर ज्यादा बातें आ जाए, उसको दोबारा, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने तोड़ा पार्ट्स में, पार्ट्स के बाद बड़े लगे, हमने चैप्टर बना लिए, चैप्टर में भी हमने आर्टिकल तोड़ लिए, आर्टिकल भी कोई चीज़ बड़ा, कोई आर्टिकल बड़ा हो जाएगा उसको हम लोग क्लॉज में तोड़ेंगे, और क्लॉज भी बड़ी हो जाएगी उसको हम लोग सब क्लॉज में तोड़ेंगे, डेट इज कॉल्ड सब क्लॉज। तो क्लॉज क्या है, ये तो मुझे पता चल गया, विद इन ब्रैकेट जो लिखा होता है उसको क्लॉज बोलते हैं। अब देखो सब क्लॉज भी आएगी, ये है क्लॉज, कोई भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर लिखी उसको क्या बोलते हैं, क्लॉज। एक बात, और दूसरी बात आप लिख लीजिए कि अगर कोई चीज़ विदाउट ब्रैकेट लिखी है, बाकी मैं बोल रहा हूँ नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना, कोई चीज़ विदाउट ब्रैकेट लिखी है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है आर्टिकल, उसका मतलब होता है आर्टिकल। क्वेश्चन मान लो बोलिए कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इक्वल जस्टिस का राइट देता है, तो आप देखो ये तो होगी क्लॉज, ये आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है 39A, और आंसर होगा ये वाला। और यहाँ पे भी जो विद इन ब्रैकेट लिखा जाए उसको बोलते हैं क्लॉज, और जो बिना ब्रैकेट लिखा जाए, जैसे 39 तो था और कोई चीज़ नहीं आ गई, वो 39 के रिलेटेड थी, तो हमने 39 को ही 39A बना के एक और आर्टिकल बीच में ऐड कर दिया। हम क्योंकि हम लोग अभी जो लास्ट आर्टिकल वहाँ तो ऐड नहीं कर सकते थे ना, क्यों, क्योंकि इसका चैप्टर हमने पार्ट वही रखना था। कोई चीज़ अगर रिलेटेड ही 39 के ए के रिलेटेड थी और वो चैप्टर 5 में या 6 में कहीं भी आती है, तो उसी के अंदर रखने के लिए हमने क्या किया, 39 को 39A
ए लिख दिया, एक्स्ट्रा आर्टिकल ऐड हो गया। 39B लिख दो तो दूसरा आर्टिकल इसमें ऐड होगा। 39C लिख दो, अदर आर्टिकल आ गया। अगर विद इन ब्रैकेट लिखोगे इसका मतलब उसमें क्लॉज के अंदर और आर्टिकल के अंदर क्लॉज आ चुकी है। एक ही आर्टिकल की अलग अलग क्लॉज हो सकती है, जैसे आर्टिकल 19 की भी अलग अलग क्लॉज है, 5-6 क्लॉज है उसकी भी, तो क्लॉज भी हो सकता है। अब क्लॉज के बाद हम बात करेंगे क्या, सब क्लॉज की। क्या बात करेंगे, ठीक है, अब हम बात करेंगे, ठीक है। आपने अभी तक क्या देखा, आपने देखा कि सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद हमने लिखा क्या, पार्ट्स, इसको पार्ट्स में डिवाइड किया। देन इसके बाद इसको हमने फिर चैप्टर में डिवाइड किया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, चैप्टर में भी आर्टिकल में डिवाइड किया चीज़ को, और आर्टिकल के बाद हमने देखा क्लॉज आ गई थी। अब हम क्लॉज के बाद देखेंगे सब क्लॉज कैसे लिखी जाएगी। जैसे सब क्लॉज क्या होती हैं, जैसे सब क्लॉज क्या होती हैं, कोई चीज़ बड़ी हो जाए तो हम सब क्लॉज में मारते हैं। जैसे 29 का मैंने बोला 1 विद इन ब्रैकेट ए, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो पहली है इसको हम लोग क्लॉज बोल रहे हैं, ये है क्लॉज, और ये क्या है आगे वाली फिर सब क्लॉज। मतलब 19(1) की जो क्लॉज पहला है उसके अंदर आगे सब क्लॉज है ए। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसको बोलने का तरीका क्या होगा, इसको हम बोलेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट और सब क्लॉज ए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कैसे हमने अलग अलग क्यों तोड़ा, आपको समझ आ चुकी। इसलिए ऐसे बनाया सर कि हमें चीज़ को सर्च करना आसान हो जाए, कोई भी चीज़ को पढ़ना तो हम डायरेक्टली चीज़ों को पढ़ पाए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अलग अलग करने के बाद कौन किस में आएगा ये भी हमने सीख लिया। आई होप कि अब आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेज पूरा पढ़ोगे जहाँ लिखा हुआ इतने से इतने आर्टिकल तक ये लिखा इसके क्लास के इतने चैप्टर के अंदर, तो आप चीज़ों को समझ पाओगे कि ये क्या बात की गई है, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज आती है जिसको आप लोग शेड्यूल के नाम से भी जानते हो, ठीक है। ये कौन सा प्रोविजन है, आप बोल सकते हो, इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। इज दैट प्रोविजन which is placed at the end of the कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा प्रोविजन है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में लिखा होता है, आप कोई भी बुक को खोल के देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। और ये करता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, विच एक्सप्लेन सम आर्टिकल्स क्लॉज एटसेट्रा। तो शेड्यूल क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में लिखा जाता है और इसका मतलब होता है ये कुछ आर्टिकल कुछ क्लॉजेस को भी एक्सप्लेन करता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 1 बोलता है, और आपको सारे आर्टिकल याद नहीं करने हैं, जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा, आपको एक एक चीज समझ आएगी, ठीक है। इंडिया डेट इज भारत, इंडिया जो कि क्या है भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, देखो आपको पूछा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान क्या इंडिया का नाम है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। बेसिकली एक इंडिया है और दूसरा हम लोग उसको भारत बोल सकते हैं, और इसका मतलब कि ये इंडिया या भारत एक स्टेट, सबका यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये सारी स्टेटों को मिला के एक बनाया गया है, यूनियन है। ये तो इसने बोल दिया आर्टिकल ने। अब आर्टिकल में हर एक चीज तो नहीं बताई होगी ना कि कितनी स्टेट्स हैं, कहाँ कहाँ सब, ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने बोल दिया कि सारी स्टेटों को मिला के एक सेंटर बनता है जिसको हम लोग इंडिया या भारत के नाम से जानते हैं। लेकिन जो आपका शेड्यूल 1 है वो क्या बताता है,
वो इसको एक्सप्लेन करता है, वो उसको पूरा एक्सप्लेन करेगा कि कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूटी हैं, ठीक है, जो भी है सब कुछ क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। वो सारे जितनी भी स्टेट्स है उसके बारे में बताएगा, आपकी कितनी यूटी उसके बारे में बताएगा, उनकी क्या क्या क्राइटेरिया वो भी सब कुछ बताएगा। इसका मतलब आर्टिकल वगैरह को भी आगे फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए क्या बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का कुछ बेसिक सा टॉपिक जिसमें मैंने आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते टाइम किस तरीके से किया गया और उसमें वर्ड का मतलब क्या क्या होता है, क्लॉज, सब क्लॉज, ये आर्टिकल, चैप्टर क्या होते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ बच्चे पहले ही पढ़े होंगे, उनको पता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपने अभी सीखी होगी।